कोई क्वेश्चन था किसी का उसमें 5 ईयर प्लान में, 5 ईयर प्लान वाले में किसी को कोई डाउट? कल जितना पढ़ाया गया था किस में बताओ? 5 ईयर प्लान आया था। हाँ, आपने बताया था कि कॉमन था उसके ऊपर से बेस थे, सेल्फ प्लान में आत्मनिर्भर हो गया था। हाँ, और आपका ये डिफाइन कर दीजिए कि मेंस में बहुत आते हैं कि आत्मनिर्भर जो उसने सरकार ने कहा था। हाँ हाँ, उसको उसका डेफिनेशन लिखवा दूं? ठीक, एक्सप्लेन किया था मैंने, कल आज डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। लिख लो, डेफिनेशन लिख लो सब लोग। कल जो मैंने 4 गोल लिखवाए थे ना, वो सर्कल में करके। आप बेटा पहली बार आए हो? क्या नाम आपका? मीनाक्षी। ग्रेजुएशन? अच्छा, ठीक है, लिख लो। वो जो गोल मैंने लिखवाए थे सर्कल में, कृष्णपाल कह रहे हैं उसको एक्चुअली में एक्सप्लेन कर दिया जाए एक बार, और या तो लिखवा दिया जाए नोट डाउन के फॉर्म में। ठीक है, एक लिख लो ग्रोथ, पहला टॉपिक। कहीं ऐसे बॉक्स बनाओ और उसमें कर लो, क्योंकि अभी कंटिन्यूएशन अदरवाइज ब्रेक होगा ना। एक बॉक्स बना लो, ये बीच में कुछ एडिशनल नोट्स आए, इसलिए वो आसान रहेगा नोट्स में। ग्रोथ को हिंदी में कहते हैं समृद्धि, कहते हैं, आर्थिक समृद्धि नहीं कहते। डेवलपमेंट को विकास कहते हैं, समृद्धि बोलते हैं। तो ग्रोथ को सिर्फ समृद्धि बोलते हैं ना, इकोनॉमिक ग्रोथ को वो कह लेंगे। लिखो, ग्रोथ का मतलब होता है, एक्चुअली में ये जब डेवलपमेंट और ग्रोथ पढ़ाएंगे तब वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन ये भी करते, लेकिन अभी हम ये चीजें बता दे रहे हैं। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि सिर्फ इकोनॉमिक विकास, किसी चीज का सिर्फ हार्ड कोर किस पे फोकस है? इकोनॉमिक्स पे, आर्थिक चीजों पे, कि हम पैसे सिर्फ कमा रहे हैं लेकिन उसका यूटिलाइजेशन अपने सेल्फ डेवलपमेंट, अपने, या अगर हम फैमिली के कंटेक्स्ट में लें, फैमिली के डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पे फोकस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमें ये हार्ड एंड फास्ट फोकस किस पे करना है? पैसे आने, हमारे पैसे हमारे बढ़ने चाहिए ना, वो चीजें बैक टू बैक बहुत फास्ट होनी चाहिए। और डेवलपमेंट में जो होती है, डेवलपमेंट में एक्चुअली ओवरऑल चीजें देखी जाती हैं सबकी, कि सबका हैप्पीनेस कितना है, सब एक्चुअली में उनको एजुकेशन प्रॉपर मिल रही है कि नहीं, हेल्थ की चीजें अवेलेबल है कि नहीं, सबके हर एक एज ग्रुप की चीजों का केयर किया जा रहा है कि नहीं। तो ये चीज एक्चुअली में क्या हुआ, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन एक रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में भी किया जा रहा है। ग्रोथ में सिर्फ क्रूड फोकस होता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखनी चाहिए, कितना हमारा ग्रोथ हुआ, ये मेन फोकस होता है। तो अभी आप इसमें देखिए, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वैसे तो मैंने बता दिया था। मॉडर्नाइजेशन का भी मतलब मैंने बताया था। मॉडर्नाइजेशन मतलब ये होता है कि हर एक नई साइंटिफिक टेम्परामेंट को हमें यूटिलाइज करना है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। जितनी भी सारी चीजें आई, चाहे वो टेक्नोलॉजी हुई, चाहे डिजिटल चीजें हुई, जैसे डिजिटल इंडिया चला, चाहे कोई ई गवर्नेंस आ रहा है, इन सब चीजों का, नई नई मशीनें आ रही हैं, एआई आ रहा है, इन सब का यूज हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज होगा, तो उसे ही मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। और हमेशा मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट। बेसिक मतलब यही हुआ, आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट यूज करना है कहीं भी। और साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है, किसी को पता हो तो बताओ, वरना मैं बताऊं। साइंटिफिक टेम्परामेंट है हर जगह रीजनेबल सोचना और लॉजिकल सोचना, लॉजिकल थॉट प्रोसेस, रीजनेबल थॉट प्रोसेस, हर चीजों पे क्वेश्चन करके उसके एक रीजनेबल ग्राउंड पे आना। कुतर्क नहीं, इसमें कुतर्क नहीं आता, तर्क विद रीजनेबल पैरामीटर्स के साथ जो चीजें डिफाइन होंगी वो क्या होंगी? साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा। अगला पॉइंट था इसमें इक्विटी। इक्विटी का मतलब समझ रहे हैं, आपको सबको समान रूप से शेयर हो, जिसको ज्यादा जरूरत हो, जिसको कम एक्सेस हो, उसका भी ध्यान रखा जाए, उसको एकदम बराबर लेवल पे लाया जाए। उसको इसका मतलब थोड़ा ज्यादा रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।
जो लोग पहले से हैं उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनसे रिसोर्सेज एक्चुअली उनसे भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए, तो ये किस में आएगा, इक्विटी में। एक अगला टॉपिक कौन सा, सेल्फ रिलायंस। उस समय हम लोग आत्मनिर्भर क्या थे, बहुत ज्यादा बाहर डिपेंडेंट थे हर चीजों के लिए, चाहे मशीनरी प्रोडक्ट हो, चाहे आपके घरेलू प्रोडक्ट, चाहे खाद्यान्न उत्पादन, इन सब पे किस पे थे, बाहर से इंपोर्ट करते थे ना। इन सब पे किस पे फोकस किया गया, इंडिया में प्रोड्यूस हो, जैसे मेक इन इंडिया अभी चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत स्कीम चल रही है, तो ये सब कहीं ना कहीं उसी कॉन्सेप्ट से निकल के आए हैं ना, इसीलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन ये सब लाया गया था। ठीक है। और अब अगला आते हैं, थर्ड 5 ईयर प्लान अब आगे लिखेंगे। ये एक्चुअली में ये जो स्लाइड है, ये जिस दिन हम फर्स्ट क्लास लिए थे, पहली क्लास लिए थे ना, जो जो बच्चे आए थे उनको आइडिया होगा, उस समय हमने आजादी से पूर्व इकोनॉमी की कंडीशन डिस्कस की थी, पता होगी ना। इस वाली स्लाइड को हम खत्म कर लेते हैं, फिर आते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान पे। ठीक है। अरे उसको क्यों कर दिए, तो वो अपने आप होगा। ठीक है। ये एक्चुअली में जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री बुक है, मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें इकोनॉमी की चीजें कही गई थी ना, तो जिसने फर्स्ट क्लास में रहे होगे प्री हिस्टोरिक चीज, जब हमने आजादी से पूर्व इकोनॉमी की कंडीशन डिस्कस की थी, याद है, जो जो लोग क्लास में थे उस दिन, आप थे ना, पहली क्लास में थे आप, मुझे लग रहा नहीं थे, आप थी। तो उस समय हमारी इकोनॉमी कंडीशन क्या क्या थी, तो हमने कुछ फैक्ट एक्चुअली में बताए थे और कुछ लिखवाए थे। कृष्णपाल आप थे ना, सेकेंड क्लास आपने मिस की थी, पहली में थे आप। कितने लोग थे पहली क्लास में, भूल गए सब लोग, आजादी से पूर्व, मुझे दिख रहा कई बच्चे थे वहां पे, सब हाथ यह सारी चीजों की मैंने लिस्ट बनवाई थी ना। शिक्षा की कमी थी, हाँ, तो हेल्थ नहीं था हमारा सही, डिपार्टमेंट एजुकेशन नहीं थी, रोजगार। इससे क्यों नहीं चेंज हो रहा। अच्छा, ये सब लैपटॉप से नहीं होना चाहिए, इसी से हो जाता है, पेज अप पेज डाउन है। स्क्रीन कलर, जूम, इमेज,
ठीक है, चलो हम चेंज कर देंगे इसी से यार, इसमें कुछ उसी को भी नहीं, लैपटॉप से तो चेंज हो जाएगा बेटा, एक्चुअली रिमोट से हो जाता तो हम कहीं भी घूमते हुए कर लेते हैं ना। रिमोट से सामने से ही होगा, बिल्कुल ठीक सामने से। नहीं, ठीक सामने से नहीं, रिमोट वर्क तो कर रहा है, रिमोट उससे भी करता है, सामने से भी। ठीक है, क्या हुआ इसका? क्या किया तुमने? किया कुछ? ठीक है, उस दिन पहली क्लास में मैंने एक्चुअली में बताया था कि आज़ादी से पूर्व भारत की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। ठीक है, तो एक एक चीज़ों पे मैंने एक्सप्लेन किया था। पहले लोग लाए थे, पहली स्लाइड पे चलने दो। अब बस, अब आगे बाद में बढ़ाना। ठीक है, तो इसमें इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर क्या क्या था, लाइन वाइज लिखा है मैंने, वैसे एक्सप्लेन किया था सबको उस दिन। तो अगर पॉइंट वाइज अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। 1911 से 41 के बीच में क्या था, पर कैपिटा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना था, 0.72% पर एनम। फूड ग्रेन आउटपुट इतना डिक्लाइन हो चुका था, यील्ड पर हेक्टेयर इतना था। ये सब एक्चुअली में जो डाटाज हैं आपके मेंस में लिखने के काम आएंगे जब आपसे इकोनॉमी पॉलिसियां, जो प्लानिंग अभी पढ़ रहे हो। ये सब प्लानिंग किस पे बेस है, इसी सब डाटा पे। अभी जो 5 ईयर प्लानिंग, जो मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई गई है, किस पे अपनाई गई है, सब इन्हीं सब डाटा से आई हैं। इन्हीं सब डाटा की वजह से मैंने उस दिन पहले दिन जब क्लास लिया था तो आजादी से पूर्व चीजें लिखवाई थी मैंने। अगर कॉपी आप पलटेंगे तो वहां पे लिखी होंगी, जो लोग आए होंगे बच्चे, लिखी थी ना। तो उसमें ये सब डाटा आपको एडिशनल करने हैं किसी भी चीज का। रीजन फॉर एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन कॉलोनीज, अगर हिंदी में किसी को अंग्रेजी पढ़ने में किसको दिक्कत आ रही है, जनरली सबको आ रही होगी, आ रही है दिक्कत? समझने में आ रही एक पेपर अंग्रेजी का होता है यूपीएससी में 300 नंबर का। नॉर्मल इंग्लिश क्या नॉर्मल? तो इसमें कौन सी टफ है? सर मैं मार्कर तो हमें लिख दिया सर, आप हैं? मार्कर पे ही लिख दिया सर। हाँ, लिख देता हूँ। क्या क्या हुआ? सही आ रहा है। ये सारी चीजें एक्चुअली में मैंने एक एक चीजें एक्सप्लेन की हैं। लैंडलॉर्ड के द्वारा इन्वेस्टमेंट में कोई वो नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं था। लैंडलॉर्ड मतलब कौन होते थे? जमींदार। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश नहीं होता था। कॉलोनियलिज्म पता है आपको क्या होता है? औपनिवेशिकवाद। एग्रीकल्चर को क्या कर दिए थे, जमींदारी सिस्टम के थ्रू बहुत पीछे ले गए थे, बहुत पीछे ये कर दिया। रेंट वेर यूज्ड टू स्ट्रेंथन देयर ओन पोजीशन बाय एक्वायरिंग मोर। एक्चुअली में रेंट पे लैंड देते थे ना, उसके रेंट पे लोग लैंड लेके खेती करते थे, पीजेंट्स कहलाते थे वो। एक होते थे जमींदार और एक होते थे किसान, जो उसमें वर्क करते थे लेकिन उसमें जमीन का होल्ड उनके पास नहीं होता था, ओनरशिप। उनकी कंडीशन बहुत डिटेरियोरेट हुई थी, फेमिनाइन कंडीशन। या अगर आप रिसोर्स बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर से हटा दिया गया था, सूखा और क्या कहते हैं, खाने की भूखमरी हुआ, ये सब चीजें क्या की थी, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को घटा दी थी बहुत ज्यादा। क्या? हाँ, कृषि सेक्टर पे। और कैपिटलिस्ट एक्चुअली में इस पे, इन सब चीजों पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, एग्रीकल्चर पे। अगला पॉइंट है, कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं था। सारे पॉइंट एक एक करके देखो, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं पहली क्लास में। इसीलिए इस स्लाइड को हमारा दिखाने का मेन पर्पज ये है कि आपको चीजें एक एक पॉइंट वाइज दिख जाएं। आपको थोड़ा ये आइडिया लगे, अभी जो हम प्लानिंग पढ़ा रहे हैं, हमने पहली क्लास जो ली थी, पहली क्लास इसी सब के रिलेटेड ली थी हमने, कि एक बेस बताया था हमने आपको पहले। बताओ। ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां तो थी ना, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए काम करते थे। हाँ, वही चीज तो लिखा है। ये इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा, पहले पॉइंट पे जाओ। उन्होंने क्या किया, जमींदारी सिस्टम लाया। पहली लाइन देखो,
यस, हर एक चीजों पे आपके आया। मैंने उस दिन वहां 3 जमींदारी सिस्टम भी बताए थे। परमानेंट सेटलमेंट बताया था, जमींदारी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, उसके बाद बताया था रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, तीनों बताया था ना मैंने। उसके बाद फेमिनाइन कंडीशन बताई थी, अलग अलग कंडीशन में पीजेंट के मूवमेंट्स भी बताए थे, सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। तो ये चीजें मैंने आज आपको पॉइंट वाइज दिखा दिया कि ये चीजें हैं। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन करिए, वरना आगे बढ़ते हैं इसमें। इंडस्ट्री पे क्या क्या इंपैक्ट था उस दिन बताया था, आज ये डाटा फैक्ट है आपके सामने, एक एक चीजों के। क्या हुआ? हिंदी में यार टाइप करना, तुम टाइप करो तो हम बता देते हैं। हम समझाने के लिए बैठे हैं, इसलिए हमने अंग्रेजी में बना दिया। तो हम आपको जहां नहीं समझ में आ रही हम बता देंगे फैक्ट और डाटा। अगर आप लोग उस दिन आए होते तो आपके लिए आसान हो जाता। रीजन क्या, मैंने एक एक पॉइंट एक्चुअली में एक्सप्लेन, एक्चुअली में पहले क्या कराया था, मैंने एक माइंड मैप बनवाया था आप लोगों से, फिर एक एक पॉइंट को मैंने एलोबरेट करवाया था। जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बारी आई थी तब मैंने क्या कहा था, एब्सेंस ऑफ कैपिटल था, कैपिटल नहीं था लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए। वो जब देश आजाद हुआ तब भी यही प्रॉब्लम थी। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब क्या था, ये सब कहीं डेवलप ही नहीं था, डेवलपमेंट नहीं थी ना बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर इस सब का। एक दो बैंक खुले हुए थे, इंपीरियल बैंक खुला हुआ था या ओरिएंटल बैंक एक आया हुआ था, लेकिन वो सब किसके लिए काम कर रहे थे, ज्यादातर ब्रिटिशर्स के लिए। उसके बाद फॉरेन ट्रेड हो गया, रेलवेज हो गया, किसके लिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज हुए थे बाहर से। और रेलवे किसके लिए ज्यादातर यूटिलाइज हुआ, सैनिकों के मूवमेंट या उनकी कैपिटल गुड्स को, फिनिश गुड को भेजने के लिए। जो उनके सामान आते थे यहाँ से, रॉ मटेरियल जाते थे, सामान बन के जो यहाँ पे आते थे, उनको क्या किया गया, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया गया रेलवे। वही सारे पॉइंट हैं जो आप उस दिन पढ़े थे। आपको अगर मेमोराइज हो रहा हो, अगर एक बार भी किसी ने एनसीईआरटी वो चीजें खोल के देखी हो जिसने मैंने बोला था। अदर इंडिकेटर, एमिनिटीज हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, क्या क्या चीजें थी, वो चीजें सारी पॉइंट वाइज आपकी लिखी हुई हैं यहां पे। इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड बहुत खराब कंडीशन थी, ठीक है। एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, मतलब बहुत ज्यादा गरीबी और भूखमरी, और बहुत ज्यादा हर बार क्या होता था, सूखा आता था, फेमिनाइज, अकाल पड़ता था। इसलिए फूड की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, हेल्थ, डेथ रेट बहुत हाई था, इन्फेंट मॉर्टेलिटी थी, रेट बहुत ज्यादा, इन्फेंट मतलब बच्चों के मरने की दर, शिशु मृत्यु दर कहते हैं इसको। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लाइफ, मतलब जो लोगों की ऑन एवरेज लाइफ होती है वो बहुत कम थी, जीवन प्रत्याशा, ठीक है। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट क्या होते थे, एपिडेमिक आते थे, एपिडेमिक जैसे अभी कोरोना आया था, वैसे स्वाइन फ्लू, कभी कभी प्लेग, कोई महामारियां आती रहती थी। ये तो पता ही होगा, स्मॉल पॉक्स हो गया, कॉलरा हो गया, कम्युनिकेबल डिजीज, मलेरिया, डायरिया, ये सब होते थे। कम्युनिकेबल डिजीजें पता है ना सबको, जो एक दूसरे से छुआछूत से फैलती हैं, ये सब थी ना हेल्थ के रीजन। उसके बाद एमिनिटीज पुअर, कोई सैनिटेशन और वाटर फैसिलिटी नहीं थी कहीं पे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी रूरल एरियाज में। एजुकेशन में लिटरेसी रेट बहुत कम था, लगभग 15% से नीचे था उस समय। वेरी फ्यू मेडिकल कॉलेज एंड डॉक्टर्स। अब समझे, ये सारी चीजें आपकी कब हैं, आजादी से पहले। अब आजादी जैसे हो रही है उसके सामने ये सब समस्याएं अपने देश के सामने तो हैं। जो हमारी सरकार आ रही है उसके सामने सबसे बड़ी समस्याएं तो यही सब है। इसीलिए आपको आजादी से पूर्व क्यों इकोनॉमिक कंडीशन पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि आपको ये आइडिया लगेगा उस समय जो पॉलिसीज डिसीजन लिए गए, जो किया गया, वो सही है या गलत, उसको किस बेसिस पे, किस पैरामीटर पे हमको एसेस करना है। समझे? क्या समझे अरुण? खड़े होके बताओ, स्टैंड अप। क्यों पढ़ते हैं हम आजादी से पहले की इकोनॉमिक कंडीशन? सर दरअसल जो हमारी आर्थिक स्थिति थी भारत की आजादी से पहले, वो ज्यादा अच्छी कुछ नहीं थी। कहा ही जाता है कि हमारे सोने की चिड़िया को बहुत ज्यादा वीरान कर दिया है। हमने पूछा क्यों पढ़ते हैं, ठीक।
बताओ। नहीं वो उसके बारे में चलो ठीक है, मैंने पूछा क्यों पढ़ते हैं, पढ़ना क्यों जरूरी है उसे। सर क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं थी, तो उसको बताने के लिए कि हमारी पहले क्या स्थिति थी, अब हम उसमें क्या और अच्छा कर सकते हैं जिससे हमारी और स्थिति अच्छी हो जाए। और सटीक थोड़ा, और क्लोज जाओ। स्थिति बताने के लिए सिर्फ पढ़ते हैं। बताने के लिए नहीं पढ़ते, मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें हम क्या अपने चेंजेस ला सकते यस, हैं, क्या और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किस तरह की पॉलिसियां बना सकते हैं। यस बैठो। समस्या का समाधान करने से पहले समस्या का हल पता होना जरूरी। यस, कल जब हमने प्लानिंग बताया था, हमने कहा था पहले कलेक्शन होता है डाटा का, संकलन बताया था ना, कुछ संकलित करते हैं चीजों को पहले डाटा, उसके बाद उन डाटा को यूज करके पॉलिसी बनाते हैं। प्लानिंग कमीशन का कुछ लिखवाया था ना मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो चीजें मैंने बताई थी। इसमें अगर हम पॉजिटिव डेवलपमेंट में आए, पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या था, धीरे धीरे इंडस्ट्रियों का इंडियन के द्वारा ओन की जा रही थी और कंट्रोल भी। कुछ इंडस्ट्रियां थी, कुछ सेक्टर्स लाइक JR वो थे ना, क्या नाम, बिरला थे, टाटा थे, ये सब थे ना उस फील्ड में कुछ में काम करने वाले। कुछ टेक्निकल मैन पावर महाल नोबिस थे, इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास आया था, कुछ नेशनल आइडियोलॉजी आई थी अलग अलग। उसके बाद कुछ प्रोग्रेस बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में 1947 के तहत आई थी। ये सब कुछ चीजें फेवरेबल भी हुई थी उस समय। तो आपको ये जो चीजें हैं, ये अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से देखिए तो कहीं ना कहीं ये आपको एस्से में या आपके पास जो इकोनॉमी के आंसर्स आते हैं लिखने में, कोट करने में, लाइन वाइज प्रूव करने में, आपको अपने एविडेंस देता है कि नहीं स्टेटमेंट, कि आपको हर एक इकोनॉमिक पॉलिसी का बेस कहाँ पे है। चाहे अभी की कोई पॉलिसी चल रही है, चाहे पहले की चल रही थी, तो पहले वाली के बेसिस पे ही आगे रिफॉर्म आता है ना, उसके बेसिस पे आप ये चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी को इमरजेंस का मतलब ना पता हो, साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर का मतलब ना पता हो। इसमें कोई एक भी ऐसा वर्ड बता दो जो तुम लोगों को मतलब ना पता हो। एक बार रीड आउट करो, स्टेडी राइज ऑफ इंडियन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज, मतलब समझ में आया, स्टेडी मींस धीरे धीरे। इमरजेंस ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर, सिंपल इंग्लिश है बहुत ज्यादा। थोड़े बहुत हुए थे, बहुत ज्यादा नहीं, एक्चुअली मैं कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दे सकते, वो तो बाद में आया। RBI, हाँ बैंकिंग, उसके पहले ओरिएंटल बैंक और इंपीरियल बैंक वो सब आए थे। अब क्योंकि बैंकिंग का क्वेश्चन नहीं था इसलिए मैंने बैंकिंग की डिटेल और नहीं डाले ना, क्योंकि बैंकिंग का सब्जेक्ट होता तो मैं डालता। मैंने नॉर्मल एक्चुअली में सिर्फ समझाने के पर्पज से बोला। हाँ कौन सा थर्ड, इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास एमर्ज। कैपिटलिस्ट क्लास आया, बॉम्बे प्लान आया था, बॉम्बे प्लान उन्हीं का था। इंडियन कैपिटलिस्ट पूंजीवादी लोग तो वही थे। कई जो इंडस्ट्रियां, ये जो है, और यही तो ये स्टेटमेंट है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंडियन के द्वारा जो ओन बिजनेस है वो बढ़ रहे हैं। तो वो कौन होंगे, वो पूंजीवादी तो होंगे, पूंजीपति। वही पूंजीपति तो क्या कह रहे हैं, इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास एमर्ज, पूंजीपति। पूंजीपति लोगों का एक क्लास जो था, जो बॉम्बे प्लान लेके आए थे, उन लोगों का क्लास आएगा ना पिक्चर में, पारसियों का ग्रुप था ना वो। उसके बाद नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की बात की गई। उसके बाद नेशनलिस्ट इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो कल हमने कुछ चीजें बताई थी आपको नेशनल प्लानिंग से रिलेटेड। मेन एरिया ऑफ फोकस क्या होगा, डेवलप एंड इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कोलोनियलिज्म, मतलब जो औपनिवेशिकवाद की इकोनॉमिक पॉलिसियां थी उनका क्रिटिसिज्म किया जाए, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स दूर की जाए हमारे यहां, समझे आप। और अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, लास्ट लाइन क्या है, फ्रेम द इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी टू ओवरकम द इंडियाज बैकवर्डनेस पोस्ट इंडिपेंडेंस। इतनी देर से मैं यही बात तो कह रहा हूं कि अभी तक जब हम इसके
ब्रिटिश इकोनॉमी की जितनी भी सारी चीजें थी उनमें जब प्रॉब्लम ढूंढेंगे तो हमारे देश की प्रॉब्लम फाइंड आउट होगी ना, उसके बाद हम अपना फ्रेमवर्क डेवलप करें, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएं जो हमें इंडिया का जो पिछड़ा हुआ रूप है उसे आगे ले आ सकें, इंडिया को आगे हम फ्रंट पे ला सकें, इकोनॉमिक डेवलप कर सकें। इन दोनों लाइनों का मतलब क्लियर हुआ इतनी देर से जो चीजें पढ़े थे हम लोग? किसी को कोई डाउट इस पे? समझे? कृष्णपाल, कृष्ण, शांति, क्लियर है? दूसरे में ये कह रहे हैं जब हम एक्चुअली में ब्रिटिश पॉलिसियों में अगर निगेटिविटी ढूंढ लिए तो हमें अपनी पॉलिसी डेवलप करनी पड़ेगी ना, जिससे हमारे देश का विकास हो ना, पिछड़ेपन से निजात पाए। वही बात कही जा रही है दूसरे पॉइंट में। क्या क्या क्रिटिक हुआ? अब तक तो डाटा और फैक्ट दिए गए इसके पहले, अब क्या क्या आलोचनाएं हुई औपनिवेशिकवाद की, उनकी अर्थव्यवस्था की। ये सारे पॉइंट अभी इसके पहले वाली स्लाइड में भी बताए गए और सेम वही स्लाइड एक्चुअली में ये उसके फॉर्म में बताया जा रहा है। औपनिवेशवाद जो था, उपनिवेशवाद में की इकोनॉमी की पॉलिसियां इंडिया के फेवर में थी कि नहीं, उसमें जो प्रॉब्लम थी वो फाइंड आउट की गई है। उसके बाद ये सारी चीजें मैंने लिखाई हैं अभी, नेशनल प्लानिंग कमेटी वगैरह और ये बॉम्बे प्लान, सारी चीजें मैंने बताई थी अभी। ये नेशनल प्लानिंग कमेटी, बॉम्बे प्लान, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, लिखा दी गई हैं। ये है आपकी प्लानिंग का जो अभी तक मैं अभी बता रहा था आपको। वो जो गोल वगैरह मैंने लिखा है, क्रूशियल फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, हैवी कैपिटल गुड सेक्टर, कंज्यूमर। अब ये सारी चीजें आपको जितने जितने 5 ईयर प्लान आते जाएंगे ना, उसमें ये देखने को मिलेगा। लाइन पढ़िए स्टार्टिंग से, कंसंट्रेट करिए जरा, इस पे फोकस करिए सब लोग। कोई भी ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे चीजें नहीं समझ में आ रही जनरल पढ़ के। हिंदी इंग्लिश दिमाग से निकाल दीजिए, इट इज अ नॉर्मल लैंग्वेज और बहुत इजी इंग्लिश लिखी है। इसमें पहला पॉइंट लिखा है क्या? अपलिफ्टमेंट ना, पहले मॉडल में जब आप विश्वेश्वरैया का मॉडल पढ़ते होंगे, विश्वेश्वरैया के मॉडल में क्या था? एग्रीकल्चर वर्कर्स को कहां शिफ्ट करना है? इंडस्ट्रीज की तरफ, सुना था ना? तो अपलिफ्टमेंट, रूरल अपलिफ्टमेंट होगा कि नहीं वहां पे? ये फोकस एरिया वहां पे किया कि नहीं? कनेक्ट करो ना डॉट्स। जितने भी प्लान वो हमने बताए थे, चाहे कमेटी के चाहे ऑब्जेक्टिव थे, उन सबके ये कनेक्ट होंगे कि नहीं? कॉटेज इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है? गार्डियन प्लान, सर्वोदय प्लान में भी ये बात थी। कैपिटल गुड्स सेक्टर, ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में भी ये बात कही गई और इन्होंने बॉम्बे प्लान में भी ये सब फोकस किया गया है। उसके बाद आओ जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के बाद लैंड रिफॉर्म वाले में, लैंड रिफॉर्म में ये चीजें की जाएंगी ना। आगे जब लैंड रिफॉर्म पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये दिखेंगी चीजें। एमएसपी का, अपोजिशन ऑफ फॉरेन कैपिटल, ये क्या? सेल्फ रिलायंस के लिए। ये पॉइंट किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? आत्मनिर्भरता को। आत्मनिर्भर ना, फॉरेन कैपिटल टू बी टेकन ओनली टू द फॉर्म ऑफ लोन्स। ठीक, आगे बढ़ाएं स्लाइड। ये भी किससे रिलेटेड है? कौन से गोल से? सेल्फ रिलायंस वाले से ना, आत्मनिर्भरता से। ये क्या कह रहे हैं? हमें फॉरेन कैपिटल पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। एफडीआई की बात की गई, इंडस्ट्री को और कुछ गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, वाटर, इन सब की बात की गई।
उसके बाद आपको किस पे काम किया गया, आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, फॉरेन लोन गवर्नमेंट के द्वारा रेज किया गया, लेकिन उसको लोन रेज किया गया, उसको वापस करेंगे हम। उसके बाद डायरेक्ट एंड सिस्टमेटिक स्टेट इंटरवेंशन क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, उसकी एक्सप्लेनेशन है कि स्टेट का इंटरवेंशन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है। ये चीजें हुई आपके सामने। उसके बाद आता है स्टेट फंडेड टेक्निकल एजुकेशन आईआईटी, ये सब मैंने आपको लिखाया ही था एक एक प्लान में। जब मैंने ये बताया कि इन्होंने इंडस्ट्री को लिया प्राइम मूविंग फोर्स, ना कि एग्रीकल्चर को, ये सब चीजों पे, ये चीजें हैवी इंडस्ट्री और ये सब बताया। अब उसके बाद अगर है सोशल एम्फेसिस विदाउट सोशलिज्म। सोशलिज्म वाज नॉट इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी तो अपना ही नहीं, समाजवादी, समाजवाद है सोशल का मतलब, सोशलिज्म का मतलब, ठीक है। वो हमारा तुरंत का ऑब्जेक्टिव नहीं था। एग्लिटेरियन मतलब समानता, और इक्विटेबल सोसाइटी मतलब सबको एक समान रूप से हर चीजों का वितरण हो। उसके बाद स्टेट एक्सपेंडिचर किसमें, वाटर में, सैनिटेशन मतलब समझते हैं आप लोग, साफ सफाई में, वॉशरूम्स वगैरह जो बनते हैं, टॉयलेट्स वगैरह, हाउसिंग, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, इन सब पे फोकस करे स्टेट। मिक्स्ड इकोनॉमी वाला जब हमने बताया होगा तो उसमें ये चीजें थी कि नहीं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी में जब चीजें बताई थी उसमें क्यों अडॉप्ट किया गया, ये चीजें बताई गई थी ना, किन किन एरिया में फोकस करना है। अब वही डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है। अगर आप एडिशन करना चाहें तो वहां पे एडिशन कर सकते हैं आप लोग, लेकिन चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और फोकस नहीं है आप लोग अभी। ये पॉइंट्स आपको खोजे नहीं मिलेंगे फिर वापस। इतनी बार पढ़ रखे हैं आप लोग स्पेक्ट्रम या चीजें, मॉडर्न हिस्ट्री, आप लोगों ने ये सब पॉइंट नोट डाउन किए क्या? नोट कर सकते हैं सारे पॉइंट आप लोग एक एक करके, लेकिन आप लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कुछ चीजें। इकोनॉमिक वाला चीजें तो हमने बता दिया था, इसकी डेफिनेशन आपको, ठीक है। ये पहली क्लास में ही काफी कुछ चीजें बताई थी मैंने। क्या है इकोनॉमिक, क्या स्टडी है, मेकिंग, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर कट डेफिनेशन अब तो याद हो जाएगी ना हमेशा के लिए, ठीक है। अगला बार्टर ट्रेड, दो लोग हैं यहाँ पे, क्या करेंगे, आवश्यकता के अनुसार अपनी वस्तुओं का आदान एक के पास रैबिट और एक के पास दूध और अंडे हैं। आगे आगे क्या है इसमें, एक पर्सन जो चाहिए उसको वो दूसरे पर्सन से ट्रेड करेगा। ये मनी वाली चीजें बता रहे हैं अभी, जो हमारी 5-6 बताई हैं प्लानिंग, वो अभी हम कवर करा देंगे, ठीक है। ये अगले चैप्टर के साथ भी लिंक है और बेसिक इकोनॉमिक्स के साथ भी लिंक है, ठीक है। ये नोट डाउन भी करते चलिए अगर आपको नोट डाउन करना है तो, ठीक है। अब इसमें मेल क्या कह रहा है, आई हैव 5 रैबिट्स टू ट्रेड, मेरे पास 5 खरगोश हैं, और पूछ रहा है दूसरा कौन है, किसी का नाम रख दें क्लास से। नेक्स्ट, यस, वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तुओं का विनिमय ही तो दिखा रहे हैं हम। वस्तु विनिमय समझ में आ रहा है ना, पीपल विल ट्रेड इफ दे बोथ गेट समथिंग फ्रॉम इट। एक दूसरे से अगर सामान मिलता है तभी ट्रेड करेंगे, समझे आप। बार्टर सिस्टम में इकोनॉमी की डेफिनेशन समझ में आई, एग्जाम्पल लिखा हुआ ये। नेक्स्ट, वो एग्री कर गई, लेडी ने एग्री कर लिया,
ठीक है, नेक्स्ट हो गया एक्सचेंज। ताली बजाने का मन कर रहा नेक्स्ट, वो किसी काम के लिए उसको चाहिए था रैबिट्स, उसका काम हुआ। नेक्स्ट, आ रही हैं चीजें समझ में? नहीं आ रही हैं? अभी भी नहीं समझ में आ रही हो ना? हमारी मेहनत सारी बेकार करवा दोगे तुम। नेक्स्ट, अब कौन लोग हैं? नेक्स्ट, वॉलंटरी एक्सचेंज मतलब होता है इच्छा अनुसार, इच्छित वस्तु, ठीक है, हेल्प्स बोथ बायर एंड सेलर। अगला, समझ में आया क्या कह रहा है ये? 4 कैरेट्स एप्पल फार्मिंग का किसको देगा? उनको। नेक्स्ट, स्वैप करेंगे क्योंकि दोनों नीडेड थे। वो फार्मिंग टूल इनको देगा, ये एप्पल पैदा करके देंगी, ये क्या करेगा? टूल देगा उनको। नेक्स्ट, बोथ पार्टीज। नेक्स्ट, अब बेसिक इकोनॉमिक्स में आते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी, नोट डाउन कर लो इन सब चीजों को। नेक्स्ट, वॉलंटरी एक्सचेंज हो गया, चॉइसेस हो गया। चॉइसेस की बात उस दिन हम लोग, अरे धीरे धीरे सर, स्पेशलाइजेशन, प्राइस इंसेंटिव्स, ये सब बेसिक इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। इन सब चीजों को लिख लो अपना फटाफट। ये सब चीजें हम परसों ही पढ़ाना चाह रहे थे, तब उसके बाद प्लानिंग स्टार्ट करना चाह रहे थे। प्लानिंग को अभी हम कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि वो थ्योरी पार्ट ही है, सिर्फ लिखाना है, उसमें कुछ करना नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अवसर मूल्य, ऐसे कुछ कहते हैं। प्रोडक्टिविटी मतलब अवसर लागत ना। हाँ, चॉइसेस मतलब, चॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? चॉइस ही कहते हो सब लोग। चुनाव करना तो सबको टफ पड़ेगा ना, चॉइस करना लिखना ज्यादा आसान है। स्पेशलाइजेशन, विशिष्टता, वॉलंटरी एक्सचेंज, इच्छानुसार अदला बदली। एक्सचेंज मतलब तो ही होता है ना। लिख लिए? आगे, मजा आ रहा होगा आगे पीछे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? या इसके पहले वाली स्लाइड्स में आप लोगों ने नोट डाउन से नहीं किया क्योंकि वहां पिक्चर नहीं आ रहा था ना आप लोगों के फेवर का, वहां थोड़ी थ्योरेटिकल ज्यादा चीजें हो गई थी। तुम लोग क्लास 1 के बच्चे हो क्या? कार्टून देखना पसंद है सबको? है? कार्टून वाला नोट भी नहीं किया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। पिक्टोरियल फॉर्म में वैसे मेमोरी ज्यादा वर्क करती है और चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। लेकिन बहुत मेहनत लगती है यार पिक्टोरियल फॉर्म में बनाने में, स्लाइड क्रिएट करने में काफी टाइम जाता है फिर। नेक्स्ट, चॉइस कॉस्ट यू। नेक्स्ट, अब आप फ्रीडम मेक करते हैं ना, पैसे आपकी जेब से जाते हैं। उस दिन मैंने ई कॉमर्स वाली वेबसाइट की एग्जांपल दिए थे सबको, कौन कौन था? थे ना? सभी थे ना? तो सबको पता आ रहा ना कौन कौन सी इकोनॉमिक चॉइस आज मेड की है तुम लोग? अभी हाँ, क्यों यहां बैठ के पढ़ रहे हो? ह्यूमन रिसोर्स नहीं यूटिलाइज कर रहे हो? वो इकोनॉमिक चॉइस में नहीं आता क्यों? नेक्स्ट,
कुछ चॉइसेस बहुत आसान होती हैं और कुछ चॉइसेस एक्सपेंसिव भी हो सकती हैं और एक्सपेंसिव नहीं भी होती। आगे कुछ चॉइसेस टफ हैं और बहुत ज्यादा पैसे मांगती हैं। अभी इस पे एग्जांपल बताओ हमें कोई। फ्रीडम मांगते हो ना सब लोग कि हमको फ्रीडम चाहिए, तो वही फ्रीडम है ना, ये फ्रीडम ऑफ चॉइसेस। फ्रीडम ऑफ चॉइसेस क्या एक्चुअल में है हम लोगों की? उस दिन समझाया था मैंने, अगर क्लास में अटेंटिव रहे होगे तो चीजें याद भी होंगी। है क्या एक्चुअली? यस या नो में बोलो। है? मार्केट फोर्सेस के थ्रू गाइड हो रही है ना हमारी जो इच्छाएं, जो हमें लगता है हमें ये पसंद है, एक्चुअल में वो हमें पसंद नहीं होता, हमें पसंद कराया जाता है। आगे एग्जाम्पल ऑफ डेली चॉइसेस देख लो। समझ में आ रही ना अंग्रेजी? कोई ऐसी अंग्रेजी जो नहीं समझ में आ रही हो किसी को? अच्छा, लिखो चुपचाप, एक भी चीज टेलीग्राम पे नहीं जाएगी। फोटो खींच रहा है। ठीक है, ये इस तरह की चॉइसेस हैं कुछ। नेक्स्ट, हार्ड चॉइसेस कैसी होंगी? आ गया एग्जांपल समझ में? तो कोई BMW खरीदना चाहेगा तो भाई हार्ड चॉइस होगी ना, अच्छी तो लगती है। रेंज रोवर खरीदना हो, अब ये अरे दादा धीरे धीरे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या लिखा है? जब हम चॉइस मेक करते हैं तो कुछ सामान को छोड़ना पड़ता है। एक चॉइस मेक किया तो बाकी और चॉइसेस को छोड़ना पड़ेगा ना। वो छोड़ना जो हुआ क्या हुआ, उसको हमने चूज नहीं किया तो वो क्या हो गया? अवसरवादिता कॉस्ट, मतलब वो हमारे लिए कॉस्टली पड़ गया चीजें। उसकी हमें एक कोई चॉइस मेक करने के लिए अदर चॉइसेस पे हमें गिव अप करना पड़ गया, छोड़ना पड़ गया। इसी को यस, समझे? आप खड़े होके बताइए फिर, हिंदी में आप अच्छा बताएं। हाँ, सबको बताओ, क्लास को पूरा। हाँ। दो कंपनियां हैं, एक का कॉस्ट कम है, एक ज्यादा है, बेनिफिट का नहीं दोनों में होता है, कंपनी को होता है। हाँ। और अपने एक खरीद लिया तो दूसरे से हमको लाभ होता है, तो हमने जिनको मिस कर दिया। कोरोना आया था, ठीक है, इंडिया में पहले जब कोरोना आया था जी, सरकार के पास भी पहले भी प्रॉब्लम थी। वो किससे चुने? जीविका को चुने या जीवन को चुने? सरकार ने जीवन को चुना। ठीक है, लॉकडाउन लगा दिया, तो लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी में नुकसान हुआ, उसके लिए लागत ने गवा दी, समझे आप? जैसे एक सामान कोई खरीद लिया आपने चॉइस मेक करके, और दूसरे सामान खरीद सकते थे, लेकिन उस सामान के फायदे आपको नहीं मिलेंगे जब आपने एक सामान पे चॉइस फोकस कर लिया। ये क्या कहलाया? अवसर लागत। एक पीछे वाली लाइन लिखते ना, वही लिखा ना, एवरी टाइम यू मेक अ चॉइस यू गिव अप समथिंग एल्स। कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं आपको। नेक्स्ट क्या है? एग्जाम्पल, वॉच टीवी इंस्टेड ऑफ वॉशिंग अ नेबर्स कार टू मेक सम मनी। पड़ोसी की कार धुलते तो पैसे मिल लेकिन आपने टीवी वॉच करना चूज किया। जैसे पढ़ाई करते, मेहनत करते, नौकरी मिलती, लेकिन आपने रील देखना और सोशल मीडिया चलाना प्रिफर किया। ठीक, ये क्या कहलाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सबसे अच्छा एग्जांपल आपकी पढ़ाई है और आपका मोबाइल है। सही है? कोई कंफ्यूजन अभी यहाँ पे? नोट डाउन कर लो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। अब ऑल चॉइसेस रिक्वायर गिव अप समथिंग, कुछ तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक चॉइस मेक करेंगे तो कुछ कुछ त्यागना पड़ता है, होता है ना। जैसे आज की एज में कई लोग पसंद आते हैं, लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, किसको पसंद करें किसको छोड़ें।
तो इधर से इधर डामाडोल कंडीशन रहती है, तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है बेस्ट फ्रेंड। आता है ना। तो क्या होता है, अगर चॉइसेस गिव अप नहीं करोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आएगी ना वहां पे। मतलब दोनों जेंडर के लिए, किसी एक जेंडर के लिए नहीं है। कई कॉन्सेप्ट आ जाते हैं ना, फ्रेंड जोन, ब्रो जोन वगैरह वगैरह, सारे जोन आते हैं ना उसमें फिर हैं, सिस्टर जोन। समझ रहे हैं ना, अब तो समझ गए होंगे अच्छे से आप। नेक्स्ट, अगला, फार्मर ने क्या किया, ग्रो कॉर्न इंस्टेड ऑफ टोमेटो। तो कहेंगे टोमेटो से होने वाले लाभ को, टमाटर से होने वाले लाभ को क्या, उसको नहीं मिलेगा ना, अपॉर्चुनिटी कास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, ये सब डेफिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स के, इसको रट लेना, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं उठा के। और अब चीजें आपको जो ऐसे एग्जाम्पल के फॉर्म में, ये कभी भूलेंगी नहीं। और जो एग्जाम्पल अभी दिया गया है, वो एग्जाम्पल तो मुझे लग रहा है कभी नहीं भूलेगा अरुण को। भूलेगा? नहीं भूलेगा ना? है? आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ही थे और कुछ नहीं, सारे एग्जाम्पल्स हैं उसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के। इसीलिए क्या है, उनका सर, उनका बेटा एक्चुअली में खेलने चला गया, तो वो कुछ कंप्यूटर से मनी नहीं मेक कर सकते थे। नेक्स्ट, गाओ गाना, कौन गाएगा पोएम? शांति भैया, शांति भैया। हाँ जी, बताओ, सिंग अ सॉन्ग ऑन अपॉर्चुनिटी कास्ट। भी भूलेगा क्या? अरुण भैया बर्थडे भी है सर उनका, कर दी। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल कहां पे इन्वॉल्व हो रहा है, लीडर्स। जब आप लीडरशिप क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेटिव कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी का मिस करते हैं ना आप, गिव एंड टेक चॉइसेस होती हैं। नींद आ रही है बेटा? अगला, पीछे 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 जाओ। इसमें भी एक्चुअली में जो इन्वॉल्वमेंट किया गया, वो उसका एग्जाम्पल दिया गया अपॉर्चुनिटी कास्ट का, लीडरशिप के फॉर्म में। ठीक है, और कुछ नहीं इसमें भी। इसीलिए हम नेक्स्ट करते हैं इसको। प्राइस इंसेंटिव्स क्या होता है, पढ़ो। प्राइस इंसेंटिव्स जो उस दिन डिस्काउंट वाला पढ़ रहे थे आप लोग, डिस्काउंट का कई लोग डिस्कशन कर रहे थे ना, अरुण भी किए थे और कई लोग किए थे डिस्काउंट का डिस्कशन। डिस्काउंट का डिस्कशन हो रहे थे ना, इतना % डिस्काउंट या इतना नहीं, हो रहे थे ना। तो वो क्या है, प्राइस इंसेंटिव्स तो है कि आपके बाइंग बिहेवियर को क्या करता है, चेंज कर देता है। आप इंसेंटिव दे दो, 50% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, बिहेवियर चेंज हो रहा है ना, वही क्या हो गया, प्राइस इंसेंटिव्स हो गया। परसेंटेज बताया था ना मैंने उस दिन। मोटिवेट पीपल टू टेक एक्शन। सेल जो लगती है उसमें क्या है, % डिस्काउंट जो दिया जा रहा है, वो है क्या, यही तो है प्राइस इंसेंटिव्स। डिस्काउंट दिया जा रहा है तो आप खरीद रहे हैं ना चीजें। समझ में आई? उस दिन की क्लास में अगर अवेलेबल रहे होते तो आपको चीजें अभी क्लियर हो जाती। यस यस, विज्ञापन के बेसिस पे।
उपनिवेशिकवाद के टाइम पे भी ये था। जमींदारी व्यवस्था एक्चुअली उनको जब बनाया गया कि आपको इतना परसेंटेज मिलेगा, नीचे आप काम करवाइए, तो क्या था, वो भी प्राइस इंसेंटिव्स थे। नेक्स्ट, ये स्टॉक वाली चॉइसेस में जो होती हैं, जब आपके इन्वेस्ट कराए जाते हैं, बैंक में इन्वेस्ट कराए जाते हैं, या आपके इंश्योरेंस कोई स्कीम आती है ना, आप यहाँ इतना इन्वेस्ट करो इतने पैसे मिलेंगे। करो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, आगे चलो। धीरे 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 धीरे। ये एक्चुअली में एग्जांपल दिया हुआ है इंग्लैंड के टाइम का, ठीक है। वहां हर एक रीजन में जो एक्चुअली में रिच फार्म लैंड थे उनको इंसेंटिवाइज किया। जैसे अपने यहाँ होता था नील की खेती, नील की खेती वाले में इंसेंटिव्स थे ना पहले, कई बार 3 कठिया सिस्टम, इन सब पे वही सिस्टम यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है यूरोप का एग्जाम्पल लेके। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। कहीं पे डाउट हो तो बता देना आगे। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द लेट 18th एंड 19th सेंचुरी। इस समय क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी एक टॉपिक था ना बेसिक इकोनॉमिक्स में, अभी जो वहां पे वो बनाए होगे तुम लोग, है ना। तो प्रोडक्टिविटी क्या है, 18th और अर्ली 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी किसको कहते थे, कौन बताएगा हमें, हाथ उठाओ। 19th सेंचुरी पता है ना, कब से, 1800 से 1900 के बीच। गुड। देर वेर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए उस समय। भाप इंजन आया था ना उस समय, मैकेनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, यही सब तो था। ये देख लो, स्पिनिंग, स्विंग मशीन, ये सब आई थी ना, सिलाई और कढ़ाई ये सब आई थी ना। याद आ रहा है कुछ, हिस्ट्री से रिलेटेड है ना ये कुछ। नेक्स्ट, अरे दादा धीरे। स्पिनिंग मशीन जब आई उससे क्या हो, क्लॉथ बहुत जल्दी बनने लगे ना, इसीलिए तो फिनिश गुड्स वहां से जो आते थे अपने यहाँ के हाथ करघा उद्योग को क्या किए, खराब किए ना। नेक्स्ट, बढ़ो आगे। हाँ, कॉटन की धुनाई होती है। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन बढ़ा दिया इसने। आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन द साउथ, मोर स्लेव्स वेर नीडेड टू वर्क इन द कॉटन फील्ड। नेक्स्ट, टेलीग्राफ आया उसके बाद, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता जा रहा है ना। टेलीग्राफ इंडिया में कब आया था, कौन ले आया था, हाथ उठाना, बोलना मत, रुक जाओ। टेलीग्राफ कौन ले आया था इंडिया में, यार ये पढ़ाया था मैंने पहली क्लास में यहीं पे। सब हाथ पल्ला झाड़ ले रहे हो, पहली क्लास में थे नहीं और ज्यादातर चेहरे थे यहाँ पे। बताओ बेटा। सैमुअल मुर्से तो ले आए थे, लेकिन इंडिया में कौन लाया, डलहौजी का नाम सुनी थी, 1854 बोला था ना मैंने उस दिन। ट्रेन वगैरह जब ले आए थे, टेलीग्राफ वगैरह बताया था ना कम्युनिकेशन के लिए, याद आया। तब तक क्यों नहीं याद था शिवांशी, फर्स्ट क्लास में मेरे नहीं थी तो पिछली साल क्या पढ़ी थी फिर तुम, हिस्ट्री टेलीग्राफ वाली। 2 महीने भी नहीं हुए एग्जाम के अभी, पता तो बोले का ही नहीं, हाथ उठाए थे। अच्छा अच्छा, तुम इसी टेबल पे ऐसे रख के उठा दी। उसके बाद स्टीम बोट्स भी आई ना उस समय, भाप इंजन से जो चलती थी। नेक्स्ट चलो आगे, स्टीम लोकोमोटिव, कैनाल्स, वजाहत जा रहा है क्या इसमें। नेक्स्ट, रेल रोड्स आई,
नेक्स्ट, ट्रेन के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस विद दीज इन्वेंशंस। ठीक है, अभी सब सारी चीजें घूम फिर के आज़ादी और इकोनॉमिक क्या है, कैसे चल रही, उसी पे घूम रही है। नेक्स्ट, आगे असेंबली लाइन में प्रोडक्शन बढ़ गया, मास प्रोडक्शन होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट, ओके हो गया। अब आते हैं उस पर हम 5 ईयर के तीसरे 5 ईयर प्लान पे। ये देख लो, पार्ट ऑफ और जिंदगी के बहुत इकोनॉमिक डे टू डे लाइफ का पार्ट है। हैं? बनाया नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। अब एक्चुअली में चल नहीं रहा था डेली ना। कहाँ स्लाइड्स? देखो मिल जाएगा तो मिल ले आएंगे, मिल गया मुझे तो ले आएंगे। अब मेरे पास टाइम रहा तो बनाएंगे स्लाइड नेक्स्ट, लेकिन ट्राई करेंगे स्लाइड से पढ़ा दे, जल्दी हो जाएगा, हमें भी आसान। अब पैड का फॉर्म हैं? क्या पैड का फॉर्म पेट का फॉर्म क्या बताएं? अच्छा अब चलो लिखो थर्ड 5 ईयर प्लान। उन्नीस 1961 से 1966, तेजी से लिखना। 1961 से 1966, यह प्लान गैडगिल योजना भी कहलाता है। यह प्लान गैडगिल योजना भी कहलाता है। इस प्लान में 2 वार हुए थे, एक तो 1961-62 में चाइना वार हुआ था, दूसरा 65 और 66 पाकिस्तान के साथ। इसी में सीवियर सूखा भी पड़ा था प्लान में, 65 से 66 के बीच में 2 वार हुए थे, एक चाइना 1961-62, एक 65 पाकिस्तान वार। 65 से 66 के बीच में अकाल पड़ा था, अकाल, सीवियर फैमिने। यह मेन टारगेट था इस प्लान का। यस, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, समन्वित होगा, सामंजस्य बैठाते हुए रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय डेवलपमेंट, और साथ में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, निर्भरता, आत्मनिर्भरता। इसी में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी बना 1965 में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI कहते हैं। FCI का काम बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे MSP और एग्रीकल्चर, ये सब उस समय पढ़ाएंगे। और हमारी समस्या उस समय मैंने बताया था वेयर हाउस का, सब FCI वाली सारी चीज़ें बताई थी उस समय, तो अगर क्लास आए रहे होते तो। लेकिन अब फिर से जब आएंगे उस टॉपिक पे तो बताएंगे, अभी नहीं। अगला, अब बीच में प्लान ब्रेक होता है, 5 ईयर प्लान नहीं आता, 3 एनुअल प्लान आते हैं। 3 एनुअल प्लान आते हैं। 3 एनुअल प्लान 1966 से 69 के बीच में आते हैं।
1966 से 1969, 1969, 1966 से 1969 के बीच आते हैं, ठीक है। इसका रीजन था इंडो पाकिस्तान वार हुआ था और थर्ड प्लान फेल हो गया ना, क्योंकि बीच में 2 वार पड़ गए, सूखा अकाल पड़ गया, तो इस समय पैसे ज्यादा खर्च और इन्वेस्टमेंट पूरा रिसोर्स मोबिलाइज करना पड़ेगा ना, इसकी वजह से थर्ड 5 ईयर प्लान में बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, तो 2-3 एक साल के प्लान आए, एनुअल प्लान। हैं? हाँ, हरित क्रांति भी इसी में आई थी, लभी लिखा। इसका फोकस था तीनों का, एक तो आत्मनिर्भरता, फोकस था आत्मनिर्भरता, और इसी में हरित क्रांति आई थी 66 से 67 के बीच में, 1966 से 67 के बीच, 1966 से 67 के बीच। इसमें जो है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर को समान रूप से फोकस किया गया इन तीनों एनुअल प्लान्स में। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर को समान रूप से फोकस किया गया। अगला 4th 5 ईयर प्लान, किसका? बैंकों का राष्ट्रीयकरण 69 में हुआ। आगे 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 4th 5 ईयर प्लान में, 4th 5 ईयर प्लान, चौथा पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका ड्यूरेशन था 1969 से 1974 तक, 1969 से 1974 तक, 1969 से 1974 तक। इसका ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ होना विद स्टेबिलिटी, स्थिरता के साथ ग्रोथ होना, स्थिरता के साथ विकास होना, लिख क्यों नहीं रहे हो? अच्छा लिखा हो, अच्छा नोट्स खोल के बैठ गए तो नहीं लिखोगे? मैं बोलूं क्यों? मैं तो कह दूं सारी चीजें नोट्स में, मैं भी बैठ जाता हूं, फिर लिखो चुपचाप। ये दोनों अच्छे लग गए क्या तुमको? हैं? ये अच्छा लग रहा इसका स्लोगन था गरीबी हटाओ। इसमें एक स्लोगन चलाया गया था, गरीबी हटाओ, ये बहुत पूछा जाता है। 1971 के इलेक्शन में भाई इंदिरा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था ये। इसी में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन भी, राष्ट्रीयकरण हुआ था 14 बैंकों का। क्यों? अगला 5th 5 ईयर प्लान, पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, 1974 से 1974 से 1979। रुमाल यूज कर लो वरना बगल वालों को भी परेशान करोगे।
1974 to 1979 इसकी प्रायोरिटी थी पॉवर्टी एलिवे, मतलब गरीबी हटाओ, ये भी इसका भी था। एंड आत्मनिर्भरता, पॉवर्टी एलिविएशन, पॉवर्टी एलिविएशन मतलब गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ इसमें भी था। और आत्मनिर्भरता वही, अच्छा एलिवेशन को उन्मूलन कहते हैं, वही ठीक है, उन्मूलन लिख लो, आत्मनिर्भरता ना। हाँ, यह प्लान डीपी धर द्वारा लॉन्च किया, बनाया गया था और लॉन्च किया गया। ये प्लान एक्चुअली में 79 तक था, बट इसको 78 में ही टर्मिनेट कर दिया गया था। उसका रीजन कौन बताएगा मुझे? शांति स्वरूप बताएंगे इसका रीजन। इस प्लान का 74 से 78 9 तक था, ठीक है, बट इस प्लान को 78 में टर्मिनेट कर दिया गया था। हाँ, क्या कह रही थी अंजलि? हाँ, सरकार चेंज ना। हाँ, देसाई की सरकार आई थी ना। हाँ करेक्ट, डीपी धर, डी फॉर डॉक्टर। अगला, इसी में फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी 1976 में आई थी, पहली जनसंख्या नीति, फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी 1976। इसी में एक 20 पॉइंट प्रोग्राम भी आया था 1975 में। ये सब डेट लिख लेना, ये सब क्रोनोलॉजी मैच करने में आती है यूपीपीसीएस में। 20 पॉइंट प्रोग्राम आया था, 20 सूत्री कार्यक्रम कह सकते हो, या 20 पॉइंट प्रोग्राम ही लिखो, ज्यादा अच्छा है। 1975 में और इसी समय आईसीडीएस स्कीम भी लॉन्च हुई थी 1975 से 76 के बीच। आईसीडीएस स्कीम लिखो, सामने लिखो 1975 से 76। आईसीडीएस स्कीम क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आईसीडीएस ही लिखा रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, हर जगह आईसीडीएस लिख लो, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप लोगों ने यूपी पीसीएस के प्रीवियस पेपर्स देखे होंगे तो सीधा यही एक्रोनाइम दिया रहता है, ठीक है। अब 78 से 80 के बीच में आएगा रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान अब लिखो, क्योंकि इसे एंड कर दिया गया कम टाइम में, 4 ही साल में, 5वें 5 ईयर प्लान को। अब आया 2 साल के रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान लिखो, आईसीडीएस, चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। रोलिंग प्लान लिखो 1975 से 76। अगला लिखना रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान का टाइमिंग है 1978 टू 1980, 1978 से 1980। लिखना मत तुम। रोलिंग प्लान बनाया किसने एक्चुअली में क्वाइन किया? गुन्नार मृदाल। गुनार मृदाल, मृदल।
GUNNAR, गुनार, गुन्नार, मृदल, MYRDAL, मृदल। ये प्रोफेसर थे, इन्होंने ही रोलिंग प्लान के कॉन्सेप्ट को उछाला था। क्या हुआ, लिख लिया? इसी में अंत्योदय स्कीम भी लॉन्च की गई थी इसी रोलिंग प्लान में। 78 से 80 के बीच में अंत्योदय योजना, और इसी बीच में फूड फॉर वर्क भी लॉन्च किया गया था। फूड, काम के लिए खाना, हाँ, काम के लिए अनाज का प्रबंध ना, लिखवाया गया था क्या पिछले वाले में भी ये सब? वहां से अगला लिखो, छठवां 5 ईयर प्लान। थोड़ा तेज लिखो यार, ये एक्चुअली में बड़ा बोरिंग लग रहा है लिखवाना, नोट डाउन करवाना पड़ रहा है सबको। तेज लिखो जरा। ड्यूरेशन लिखो 80 से 85, ड्यूरेशन लिखो 80 से 85। 85, 80 to 85। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? पॉवर्टी एराडिकेशन, ये भी वही उन्मूलन, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक इसमें ऐड हो गया, रोजगार का जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। किसी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो हाथ उठा देना, शर्माना मत। यहाँ पे सब एक लेवल पे हो और कहीं हिचकना नहीं है किसी को। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी एलिमिनेशन, उन्मूलन, इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इसी टाइम पे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था 1980 में। 2 अक्टूबर 1980 को नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट 1980 में, 2 अक्टूबर 1980। नाम लिखो बेटो, लिखो। इसमें 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन भी हुआ था। हाँ, नाबार्ड की स्थापना भी 1982 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना भी इसी प्लान में हुई थी। नाबार्ड, NABARD, 1982 में। अगला 7th 5 ईयर प्लान। पचासी से 90, 1985 टू 1990। उन्नीस सौ 85 से 1990। इसका मेन फोकस था तेजी से फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हो। फूड ग्रेन मतलब अनाज, तेजी से अनाज का प्रोडक्शन हो,
जवाहर रोजगार योजना 1989 में लॉन्च हुई थी, इसी समय जवाहर रोजगार योजना, ये पहली विकेंद्रीकृत स्कीम है 1989 में। रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। क्या हुआ? पहली बार इसी 5 ईयर प्लान के अंदर प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई थी ओवर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई थी। इसी समय बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली क्राइसिस भी आई थी। गल्फ वार हुआ था ना 1989 में, तो बीओपी क्राइसिस के नाम से जो फेमस है, इसी 1990 के दौरान हुआ था 1989। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस भी इसी टाइम पे हुई थी 1989-1990 के बीच में। ठीक है, उसी स्टार्ट था, वही स्टार्ट था। अब इसके बाद ये 7th 5 ईयर प्लान के बाद भी गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हुई थी, बीच में चेंजेस हुए थे, तो फिर से 2 साल का एनुअल प्लान आया, फिर वापस से 2 साल का एनुअल प्लान आया, एक 90 से 91, फिर दूसरा 91 से 92, 2 एनुअल प्लान इस बीच में भी आए। उसमें पॉलिटिकल चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, गवर्नमेंट में इम्बैलेंस था, इसीलिए। मॉडल जो आया था तो मुद्रा संधि की वजह से आया था। हाँ, बीओपी तो बाद में रिफॉर्म होगा, अभी बता दें। ठीक है, अगला 8th 5 ईयर प्लान लिखो, 8वां 5 ईयर प्लान। कल लिखवाते हैं, इसे 4 और बचे हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 5 बज रहे हैं, तो मतलब नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट डे जब रहे क्लास। ठीक है, वीडियो कंट्रोल